कहानी का नाम बेटों वाली। निर्मला साग लेकर खेत से लौटी। उसकी नजर अपनी बेटी ज्योति पर पड़ी। देखते ही वे चिल्लाई, अरे ओ छोरी, तेरे पेट में आग लगी रहती है क्या? सुबह सुबह थाली भरकर बैठ गई। कितनी बार कहा है भाइयों को खिलाकर खुद खाया कर। मुई सुनती ही नहीं। अम्मा, वो दोनों तो अभी अभी सोकर उठे हैं। तैयार होंगे, खाएंगे और स्कूल चले जाएंगे। मैं अंधेरे से उठकर काम कर रही हूँ। मुझे भूख लगी है। अभी उनके कपड़े भी धोने हैं मुझे। रोटी का एक टुकड़ा दही में डुबोकर मुंह में रखती हुई ज्योति बोली, अच्छा अच्छा, चुप कर, बड़ी आई काम करने वाली। सारा मक्खन मलाई तू ही चट कर जाती है। तभी जंगली झाड़ सी बढ़ती जा रही है। निर्मला साग की टोकरी एक और पटकती हुई बोली। तभी ज्योति के बाबा कुदाल लेने आंगन में आए। पत्नी को यूं झल्लाते देख बोले, क्या हुआ, क्यों डांट रही हो बिटिया को? तुम्हारे लाडले दिन चढ़े तक सोते रहेंगे तो वे भी भूखी प्यासी बैठी रहे? उन्हें कोई काम वाम तो करना नहीं है। एक बिटिया ही है तो सबका ख्याल रखती है। तुम हो कि उसे ही कोसती रहती हो। क्या कहा, मैं कोसती हूँ? अरे छोरी जात है, पराए घर जाना है उसे। रहने बसने के तौर तरीके ना सिखाऊं? कल को ब्याह कर जाएगी, गलती करेगी तो सास नंद मुझे ही गाली देंगी। कहेंगी अम्मा को सिर्फ छोरी जनना ही आता था, कोई लर लूर लक्षण ना सिखाया। यहाँ कुछ कहो तो मैं ही। निर्मला अभी और भी ना जाने क्या क्या कहती थी कि उसकी बातों को बीच में ही काट कर किशोरी लाल बोले, अरे भाग्यवान, क्यों हलकान होती हो? हमारी बेटी बहुत होशियार है, किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। फिक्र ही करनी है तो अपने सपूतों की करो, जो ना तो घर पर ही पढ़ते हैं ना कोई काम करते हैं। कहते हुए किशोरी लाल कुदाल उठाकर बाहर निकल गए। उनकी बातों से निर्मला चिढ़ गई। जब देखो बेटों के पीछे पड़े रहते हैं, जाने बाप हैं या दुश्मन। कहते हैं काम नहीं करते, बेचारे दिन भर स्कूल में पढ़कर घर आते हैं, पढ़ने में मेहनत नहीं लगती क्या? बेटी जरा दो काम क्या कर लेती है, सारा लाड प्यार उसी के लिए। अरे बेटों से वंश चलता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। कल को जब थक कर खाट पर बैठोगे ना, ज्योति ना आवेगी तुम्हारी देखभाल करने, यही बेटे काम आवेंगे तब। निर्मला आंगन के कोने में बनी नाली के पास हाथ मुंह धोती हुई धारा प्रवाह बोले जा रही थी। फिर उसने आंचल से हाथ पोंछते हुए कहा, ज्योति तू जा उपले थाप ले। आज बच्चों को मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। जाने स्कूल जाने की जल्दी में, ठीक से खाते भी हैं या नहीं? निर्मला घी का डिब्बा ले रोटी पर चुपड़ने लगी। ज्योति झटपट रोटी खत्म कर थान की ओर निकल पड़ी। शाम के वक्त ज्योति कमला के पांव दबाती बोली, अम्मा, मुझे भी आगे पढ़ना है बाजार वाले स्कूल में, मेरा भी दाखिला करवा दो ना। मैं भी भाइयों के साथ जाऊंगी। नहीं, तूने गांव के स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई कर ली है ना, लिखना पढ़ना सीख लिया। अब और ज्यादा पढ़कर क्या करना है तुझे? कुछ सिलाई कढ़ाई सीख, गृहस्थी के काम आएंगे। 4 साल बाद ज्योति की शादी हो गई। लड़का शहर में नौकरी करता था। फिर ज्योति को भी अपने साथ शहर में ले गया। इधर दोनों भाइयों में बड़ा 10वीं में 2 बार फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ खेती करने लगा। छोटा भी इंटर से आगे नहीं बढ़ पाया। उसने गांव में ही गल्ले की दुकान खोल ली। जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। अब निर्मला गृहस्थी की झंझट से पूरी तरह आजाद हो गई। घर संभालने को दो दो बहुएं थी। 2 बेटों की अम्मा दिन भर गर्दन अकड़ाए गांव में घुमा करती। अलमारी संदूक की चाबी तो वो पहले ही बहुओं को सौंप चुकी थी। अब किसी पोते पोती के जन्म की खुशी में वो कभी किसी त्योहार के अवसर पर उपहार स्वरूप अपने सारे गहने भी बहुओं के हवाले करती जा रही थी। निर्मला के इस अंधे पुत्र प्रेम को देखकर किशोरी लाल उसे समझाने का प्रयास करते। निर्मला, यूं सब कुछ बेटे बहू के हाथ सौंप देना उचित नहीं। हमारी भी कुछ जरूरतें हैं और छोटी बड़ी जरूरतों के लिए उनका मुंह देखना अच्छा लगेगा क्या? स्त्री का जेवर उसकी पूंजी होती है। इसे अभी उसे बहुओं को क्यों सौंप रही हो? निर्मला को ऐसी बातें जरा न सुहाती। उल्टे हुए पति को ही गलत ठहराने लगती।
आप क्यों हर वक्त अपने बच्चों पर शक सुबह करते रहते हैं? औलाद हैं, हमारे कोई दुश्मन नहीं। जब हमारे शरीर थक जाएंगे तब इन्हें ही संभालने हैं, तो अभी से संभाले, इसमें हर्ज ही क्या है? फिर अभी बहुओं के पहनने ओढ़ने के दिन है। किशोरी लाल ऐसे बीमार हुए कि खाट से उठे ही नहीं। अब दोनों भाइयों में बात बात पर टकराव होने लगे। साल बीतते न बीतते दोनों के बीच बंटवारा हो गया। खेत से लेके घर तक एक एक चीज दोनों के बीच बांट ली गई। अब माँ उनके लिए समस्या बन गई। निर्मला के दोनों सपूतों में से कोई भी उसे अपने साथ रखने को तैयार न हुआ। अंत में उसकी खाट बाहर वाली कोठरी में डाल दी गई। कभी बड़ी बहू खाना दे जाती, कभी छोटी, कभी कभी तो फाके भी करने पड़ते। जिन बेटों को उसने घी में चुपड़ कर रोटी खिलाई थी, वे भूले से भी उसकी कोठरी में पाँव न धरते। उन्हें सपने में भी ख्याल ना आता कि उनकी माँ अभी जिंदा है, उसके पेट में अन्न का दाना गया या नहीं। मन टूटा तो तन भी साथ छोड़ने लगा। निर्मला धीरे धीरे खाट से लग गई। अब उसे ज्योति की बहुत याद आती। वह सोचती, जाने अब उसका मुंह देख भी पाएगी या नहीं। बेटों की बेवफाई से अधिक अपनी नासमझी का अफसोस उसे सबसे ज्यादा ज्योति के साथ किए गए व्यवहारों का। सोचती, कभी दो पल प्यार नहीं किया उसे। उसकी इच्छाओं को अनदेखा कर सारी ममता इन बेटों पर लुटाती रही, और वह तड़प उठी। तभी एक दिन ज्योति उसकी कोठरी में आ खड़ी हुई। माँ की स्थिति देख तड़प उठी। माँ बेटी काफी देर तक गले लगकर रोती रही। फिर ज्योति ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अम्मा, तुम्हारी ऐसी स्थिति थी तो मुझे खबर क्यों नहीं किया? क्या मैं तुम्हारी कोई नहीं? वहां शहर में रामदेव काका से मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं तुरंत चली आई। निर्मला ने ज्योति की बातों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस हिचकियां ले लेकर रोती रही। उसकी कमजोर काया ऐसे कांप रही थी मानो अंदर कोई तूफान उठा हो। ज्योति काफी देर तक खाट पर बैठी उसके पांव दबाती रही। फिर सहारा दे उठाकर हाथ मुंह धुलवाया। कुछ फल तथा मिठाइयां जो वो अपने साथ लाई थी अपने हाथों से खिलाई। कुछ देर बाद एक नई साड़ी बैग से निकाल निर्मला के हाथों में रखती हुई बोली, अम्मा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं बाकी लोगों से मिलकर आती हूँ। शाम की गाड़ी से तुम मेरे साथ शहर चल रही हो? नहीं नहीं बिटिया, ये तू क्या कह रही है? मैं यही ठीक हूँ। दुनिया छोड़ने से पहले एक बार तुझे देखने की इच्छा थी, सो पूरी हो गई। मैं शहर जाकर क्या करूंगी? क्यों अम्मा? यदि भाइयों में से कोई शहर में होता और वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता, तब भी तुम ऐसा कहती? तब बात और होती बिटिया। एक आंसी भरती हुई निर्मला बोली, क्यों अम्मा? सिर्फ इसलिए कि वे बेटे हैं? वे बेटे जो तुम्हें बोझ समझते हैं, उनके दरवाजे पड़े रहना मंजूर है तुम्हें? मैं जो तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, मेरे साथ रहना गंवारा नहीं, क्योंकि मैं बेटी हूँ। बेटी होना पाप है क्या अम्मा? ये बात नहीं है बिटिया, मैं तो अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैंने कभी तुझे तेरे भाइयों के बराबर नहीं समझा। फिर आज किस मुंह से तेरे घर जाऊं? फिर दामाद जी क्या कहेंगे? दो दो बेटों के होते बुढ़ापे में बेटी के घर। कहते हुए निर्मला की बूढ़ी बेबस आंखों से दर्द और पश्चाताप के आंसू बह रहे चले थे, जिन्हें अपने दामन में समेटती ज्योति बोली, ऐसा क्यों सोचती हो अम्मा? तुम्हारी झिड़कियों ने ही तो मुझे एक सुगढ़ गृहिणी बनाया, तभी मुझे ससुराल में मान मिला। रही बात तुम्हारे दामाद की बात, तो उन्होंने मुझे खास तौर पर ये कहकर भेजा है कि सिर्फ मिलकर ना चली आना, अम्मा को साथ ही ले आना। अब तुम जाने से इनकार कर मुझसे ये हक भी छीन रही हो। ज्योति की इस बात से निर्मला पूरी तरह तड़प उठी। उसने लरजते हुए कहा, ना ना मेरी बिटिया, ना। अब मैं तुझसे तेरा कोई हक नहीं छीन सकती। चल, ले चल मुझे अब इस नरक से। कहकर निर्मला ज्योति द्वारा लाई साड़ी पहनने लगी। अब उसके शरीर में कोई कंपन नहीं था, लगा कोई नई ऊर्जा मिल गई हो। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।